हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स ओनली। तो चलिए आज हम डिस्कस कर देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं, जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सीपीओ में आ चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर दूंगी। मैंने इसमें जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस देख लिए हैं तो इजी क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल आराम से कर ही पाएंगे, इवन डिफ़िकल्ट भी कर लेंगे। लेकिन स्टिल कुछ एक्सेप्शनल केसेस कैसे डील करें वो मैं आज इसमें बता दूंगी आपको, और आपके सारे इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव जो है वो मैं इसमें डिस्कस कर दूंगी, जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हों। स्टूडेंट्स, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी हमारी इंग्लिश की प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, तो अगर आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ आपका, सबसे पहले मैं बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कैसे डील किया जाए। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि एक्सप्लिसिटली सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। जनरली जब हम एक्टिव से पैसिव की या पैसिव से एक्टिव की कन्वर्जन कहते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है आपस में इंटरचेंज कर लो। बट तब क्या करें अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही ना सेंटेंस में, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें ये ऑफन जो है या तो कमांड की फॉर्म में होते हैं या रिक्वेस्ट की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो एज इफ़ आपको कहा जा रहा है, जैसे कि शट द डोर। तो शट द डोर किसी को नहीं कहा जा रहा, तो अगर आप सुन रहे हो तो यानी आपको कहा जा रहा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से यू हो जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे डील करें। अब इसमें मैं एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया बॉब कॉमा शट द डोर, तो डोंट गेट ट्रिक्ड बाय दिस सेंटेंस, क्योंकि इसमें नाम आ गया है। ये अभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, और इसका जो पैसिव है वो ये नहीं हो सकता द डोर बी शट बाय बॉब। ये इसकी पैसिव वॉइस नहीं हो सकती। इसका जो अगर आप करेंगे पैसिव में तो लेट से ही शुरू होगा, लेट द डोर बी शट, और कुछ रेयर केसेस में बॉब। तो इसका पैसिव जो है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पहचान लेंगे। तो किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए पहले आप लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आपकी। तो अब इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। कैरी इट होम, तो इसका क्या होगा, लेट इट बी कैरीड होम। तो लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कैरी इट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट, और प्रोसेस क्या है, कैरी। एक्टिव वर्ब क्या है आपका, कैरी। तो ऑब्जेक्ट है इट, तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैरीड हो गया, और फिर होम एज इट इज़ आ गया। तो लेट इट बी कैरीड होम। इसी तरीके से डू इट एट वंस, तो दोबारा से इट आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो लेट इट बी डू आपका हो गया एक्टिव वर्ब। तो लेट इट बी ओपन एट वंस, एट वंस यूं का यूं रह जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत बार आ चुका है, या तो ओपन द डोर आ जाता है या फिर शट द डोर आ जाता है। तो दोनों ही केसेस में लेट द डोर बी ओपन्ड, या फिर लेट द डोर बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी शट की, थर्ड फॉर्म जो होती है वो शट ही होती है। तो लेट द डोर बी शट। अब ये देखिए, आपके दिमाग में कई जिनको अभी कम नॉलेज है कि बाय यू क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि बाय यू जो है ओमिट होता है ऐसे सेंटेंसेस में। गलत नहीं है, बट ओमिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप तो एज्यूम कर रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है, नॉट नेसेसरीली। अगर 3-4 लोग प्रेजेंट हैं और तब ये बात कही गई है तो नॉट नेसेसरीली कि आप ही को कहा जा रहा है। तो इसलिए बाय यू जो है इसमें हम ओमिट करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लेट सुमिता हेल्प हिम। तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वर्ब क्या है, हेल्प। तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता। तो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता। तो इसका आंसर है 2। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, कोशिश कीजिए कि आप
ऑप्शंस को बाद में देखें, पहले खुद बना लें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, क्योंकि क्या होता है कई बार ऑप्शंस देख के और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इसलिए अच्छा है कि अगर इजी सेंटेंस है तो आप उसका खुद ही बना लीजिए और फिर ऑप्शन में से उसको ढूंढ लीजिए, ये हमेशा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस बहुत लंबा आ गया है, क्योंकि लंबे सेंटेंसेस में बहुत सारी पैडिंग की गई होती है, पैडिंग का मतलब है बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं, तो उसको डील करने के लिए कई बार आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। तो उस केस में आप ऑप्शन ज़रूर देख लें, लेकिन मोस्टली केसेस में आप जो है कोशिश करें कि खुद ही इसको चेंज कर लें और फिर ऑप्शन में से ढूंढ लें। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर सेम मैं अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करूं लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो वो, यानी कि डू की जगह आपका डू नॉट है, तो उसको कैसे डील करें? तो उसमें आपका दोबारा से लेट आएगा पैसिव वॉइस में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी से पहले आपका नॉट आ जाएगा, तो नॉट बी हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एक्टिव वर्ब आ जाएगी आपकी। अब देखिए मैं बार बार एक्टिव वर्ब कह रही हूँ क्योंकि कई सेंटेंसेस मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ जिसमें दो एक्शन वर्ड्स हैं जो कि एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें से एक्टिव वर्ब कौन सा है आपका, वो कैसे सिलेक्ट करें, तो वो मैं आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ और अभी भी साथ के साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, तो अगेन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किसको सब्जेक्ट कौन है ये नहीं पता है, तो लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट दी पुअर फिर नॉट बी इंसल्टेड, तो लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो इसका आंसर आपका आ गया फोर्थ, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो देखिए ध्यान रखिए, लेट दी पुअर बी नॉट इंसल्टेड नहीं होगा इसका, ये फॉर्म आप ध्यान रखिए। अभी मैं आपको और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, तो आंसर आपका इसका भी आ गया थर्ड। अगर आपके सेंटेंस में जो है ऑर्डर की फॉर्म में है या कमांड की फॉर्म में है, तो आप उसका पैसिव बनाते वक्त वो शुरू होगा यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर कमांडेड टू। अभी मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताऊंगी। अगर आपका जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि उसमें प्लीज़ जैसे वर्ड यूज़ हुए हैं, तो आप उसकी पैसिव बनाते वक्त यूज़ करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद अगर वो एक एडवाइस की फॉर्म में कहा गया है तो यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करेंगे पैसिव। और अगर एक नेगेटिव ऑर्डर है, यानी कि किसी चीज़ को करने से रोका जा रहा है, तो यू आर फॉरबिडन टू से आपके जो है पैसिव सेंटेंसेस शुरू होंगे। तो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको। लीव द रूम एट वंस, लीव द रूम एट वंस, तो अगेन सब्जेक्ट नहीं है तो इसको लेट के फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते थे, तो ये हो सकता है लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस। और इसको क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, तो क्यों है, क्योंकि एट वंस यूज़ हुआ है ना, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि अभी के अभी छोड़ दो कमरा, तो ये ऑर्डर है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस, तो यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू होगा और उसके बाद यूं का यूं आपका सेंटेंस जो है वो लिखा जाएगा। ध्यान रखिए दो बातों का, और सारी बातें देखी जाएंगी, दो बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन चूज़ करते वक्त। एक, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस शुड रिमेन द सेम। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस लिखी गई है उसी टेंस में आपकी पैसिव वॉइस लिखी जानी चाहिए, और सारी बातें एक तरफ, ये बात एक तरफ। दूसरा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज, मीनिंग वही रहना चाहिए सेंटेंस का, डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपने सबसे ज़्यादा फोकस रखनी है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। टेंस और मीनिंग सेंटेंस का सेम रहना चाहिए। तो इस बार अभी मैं बताऊंगी आपको आगे सेंटेंसेस में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये दोनों में से आप पूछेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो दोनों सही हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हों, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही अवेलेबल होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो दोबारा से यू आर ऑर्डर्ड टू आ गया और उसके बाद यूं का यूं आपने सेंटेंस उतार दिया। या फिर लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, ब्रिंग है ना इसमें एक्टिव वर्ब, तो बी ब्रॉट फॉर मी, तो दोनों ही करेक्ट हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए।
उसके बाद तो इसीलिए कभी भी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद गो टू मार्केट इमीडिएटली। अब देखिए ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगेन सब्जेक्ट जो इसमें है नहीं है, लेकिन क्या हम इसे लेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट टू द मार्केट नहीं कर सकते ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है। लेट मार्केट बी गोन इमीडिएटली कैसे बन सकता है? लेट मार्केट बी गॉन इमीडिएटली, क्या ये सेंस कर रहा है? ये सेंटेंस जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए अब अगर इसमें इस तरह का सेंटेंस आ जाए और साथ में ये भी आ जाए तो आपकी चॉइस ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो सही होना चाहिए, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो गो टू द मार्केट, तो ये ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू द मार्केट इमीडिएटली, ये करेक्ट है इसमें। उसके बाद प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ आ गया, तो जहाँ भी प्लीज़ आ जाएगा तो हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, और इसमें कभी भी लेट वाली फॉर्म यूज़ नहीं होगी जिस भी सेंटेंस में प्लीज़ आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में प्लीज़ होगा तो उसमें हमेशा इस तरह लिखा जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, लेट वाली फॉर्म नहीं यूज़ होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लीज़ कीप दिस बुक ऑन द टेबल, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दिस बुक ऑन द टेबल। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, तो अब देखिए डू नॉट आ गया ना, तो मना हो रहा है, तो यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुटेड। ओके। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि आप ऑर्डर नहीं दे रहे किसी को, ये एक जनरल स्टेटमेंट पास की है आपने, तो यू आर एडवाइजिंग समबडी, तो यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद जो सेंटेंसेस जो है इट इज़ से शुरू होते हैं तो उन्हें कैसे डील करें? तो सपोज इट इज़ टाइम टू रिवाइज द लेसन, तो इट इज़ आपका, ये सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इट इज़ आपका यूं का यूं रहेगा, और जो बाकी सेंटेंस है उसका आप पैसिव बनाएंगे। तो इट इज़ टाइम फॉर द लेसन टू बी रिवाइज्ड, तो इसको ध्यान रखिए, ये इस तरीके से चेंज होंगे सारे के सारे, जिसमें भी इट इज़ आएगा तो उसके जो पैसिव होगा उसमें आ जाएगा आपका इट इज़, फिर जो भी आपका आगे है उसके बाद फॉर लगेगा, तो ये आ गया इट इज़ टाइम फॉर द लेसन टू बी रिवाइज्ड। इसी तरह इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स, सो इट इज़ टाइम फॉर, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रेयर्स, टू बी थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी वर्ब की, प्रेयर्स टू बी सेड। अभी मैं ऑप्शंस में कैसे कन्फ्यूजन होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, तो बने रहिए आप। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट द वर्क टू बी स्टार्टेड। उसके बाद अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जो होता है कि कब जो है हम डूअर ऑफ द एक्शन को ओमिट कर दें पैसिव में, यानी पैसिव लिखते टाइम हम डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन ही ना करें। तब कर सकते हैं जब जो एजेंट ऑफ एन एक्शन है, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, तब हम उसे ओमिट कर सकते हैं। या फिर डूअर ऑफ द एक्शन का पता ही ना हो, पता ही ना हो मतलब समवन, एनीवन, इस तरह की जब यूज़ होते हैं तब, जो आपको डूअर ऑफ द एक्शन का पता ही नहीं है। या फिर डूअर ऑफ द एक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन किसने किया है वो कम इम्पॉर्टेंट है, तब आप उसको ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉर्न्ड अस अबाउट द डेंजरस एरियाज इन द सिटी, तो इम्पॉर्टेंट है वॉर्न्ड अस about the dangerous areas in the city, तो this part is much more important than people। क्यों? क्योंकि people पहली बात तो unknown है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, और इस बाकी स्टेटमेंट के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जब हम पैसिव करेंगे तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं। तो अस का हो जाएगा वी, तो वी वर वॉर्न्ड अबाउट द डेंजरस एरियाज इन द सिटी, हालांकि ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है पर मैंने ये इसलिए ले लिया है क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इस बात को एम्फेसाइज करने का। तो बाय पीपल जो है वो नहीं आएगा, बाय पीपल आपका ओमिट हो जाएगा इसमें और आ जाएगा वी वर वॉर्न्ड अबाउट द डेंजरस एरियाज इन दैट सिटी।
उसके बाद व्हेन द पर्सन और थिंग दैट डिड द एक्शन इज ऑब्वियस। तो पहली बात, जब डूअर ऑफ द एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरा अननोन है, या फिर ऑब्वियस है। ऑब्वियस कैसे है? द थीफ इज अरेस्टेड, तो ये पैसिव में लिखा हुआ है। तो देखिए आप कैसे पहचाना कि ये पैसिव में, क्योंकि इज अरेस्टेड आ गया है। तो और आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अरेस्ट कौन हुआ है? थीफ हुआ है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है स्टार्टिंग में है, तो इसलिए ये पैसिव है। तो इसका अगर हम एक्टिव में करें तो ऑब्वियस है कि कौन अरेस्ट करेगा थीफ को? पुलिस ही तो करेगी। तो बाय पुलिस ओमिट कर रखा है, लेकिन जब हम इसका एक्टिव करेंगे तो पुलिस आएगा। अब यहाँ पे पुलिस आएगा या पुलिस मैन आएगा, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शंस में जो दे रखा है आप वो चूज़ कर लीजिए। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होगा कि पुलिस भी हो और पुलिस मैन भी हो, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो पुलिस मैन अगर है तो पुलिस मैन अरेस्ट सी थीफ बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस। तो जब इसका पैसिव से एक्टिव करेंगे तो आप ये लगाना ना भूलें। नेक्स्ट, द वॉच इज़ स्टोलन। तो अगेन ये आपका जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, क्या स्टील हुई है? वॉच। तो वो स्टार्टिंग में है, तो ये भी पैसिव में है। तो इस तरीके से आप पैसिव पहचानिए पहले, और उसके बाद बाय समवन ओमिटेड है तो समवन लगा दीजिए। समवन स्टील्स दी वॉच। अब स्टील्स कैसे आया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ स्टील्स आएगा। उसके बाद अब मैं ट्रिकी वंस की बात करती हूँ, जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इन्हें कैसे हैंडल करें? सबसे पहला थंब रूल, लंबे सेंटेंस को देख के घबराइए मत। लंबे सेंटेंस में से सिर्फ उस पार्ट पे फोकस कीजिए जिसका आपने कन्वर्जन करना है। बाकी सेंटेंस तो सिर्फ पैडिंग के लिए होता है, वो यूं का यूं ही इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे कि अरुण हैज़ written a newspaper report on the inauguration of Delhi Metro Railways। अब जो इधर ये इतना सब कुछ लिख दिया है, इस पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है? मेन है हमारा एक्टिव वर्ब पहचानना। तो एक्टिव वर्ब क्या है हमारा? हैज़ रिटन। और ये हैज़ रिटन है तो कौन सी है? कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अरुण आपका क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। एक्टिव वर्ब आपका है लिख रहा है, और क्या लिख रहा है? एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट किस पे है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। तो चेंज, एक्चुअल चेंज जो होना है वो इतने सेंटेंस का होना है, बाकी तो मीनिंग सेम रहे उस बात का ध्यान रखना है बस आपने। तो आपका क्या आ जाएगा? अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। यूं का यूं उठ के ये शिफ्ट हो जाएगा। तो अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। अब क्या आएगा? प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो हैज़ आएगा, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। तो हैव नहीं आ सकता यहाँ पे, तो यानी ये गलत हो गया आपका। तो अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज हैड नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट में लिखा हुआ है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज इज़ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ आएगा। तो अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनाग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज हैज़ बीन रिटन बाय अरुण। अब ये बीन क्यों आया है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। आगे चलेंगे। द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इशू ऑफ मैगजीन टू हिम। तो अब दोबारा से ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। तो द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इशू ऑफ मैगजीन टू हिम। तो अब ये देखिए, टू हिम आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है आपका सब्जेक्ट? स्टूडेंट्स। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? स्टूडेंट्स। और उनका एक्शन क्या है? उनका एक्शन है डेडिकेटिंग एन इशू ऑफ मैगजीन। तो एक्टिव वर्ब आपका है डेडिकेटेड, तो इसलिए इसका रिसीवर कौन है? मैगजीन इसका रिसीवर है, टू हिम इसका रिसीवर नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इशू ऑफ द मैगजीन है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चेंज इन दोनों के बीच में होगा। तो एन इशू ऑफ मैगजीन। अब हैव डेडिकेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैड नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। हैज़ आएगा, बीन आएगा, डेडिकेटेड टू हिम बाय द स्टूडेंट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे।
द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो डूअर ऑफ द एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट। एक्टिव वर्ब क्या है? लॉन्च। और क्या लॉन्च किया है? अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। अ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इतने सारे चेंजेस कभी भी पैसिव वॉइस में जो है नहीं होंगे। ये जो टू इम्प्रूव था, ये फॉर द इम्प्रूवमेंट में कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। उसके बाद द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट वॉज फॉर दी, तो ये पहली बात तो वॉज आ गया, तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यही गलत हो गया। और इतने सारे चेंजेस कभी भी नहीं होंगे। टू इम्प्रूव है तो टू इम्प्रूव ही रहेगा, फॉर नहीं आएगा। फॉर द इम्प्रूवमेंट में चेंज नहीं होगा, टू इम्प्रूव ही रहेगा, तो ये भी गलत है। तो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज, ये यूं का यूं आगे आ गया। उसके बाद आप अपना पैसिव लिखेंगे। अ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस देख के, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चेंज करें, आप ऑप्शंस जो हैं छोड़ सकते हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और फिर आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। इट इज़ गुड, तो इट इज़ से शुरू हो रहा है, तो इट इज़ गुड तो यूं का यूं रहेगा। इट इज़ गुड दैट, तो दैट भी यूं का यूं रहेगा। इट इज़ गुड दैट योर आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड विद सच क्लैरिटी बाय यू। तो इट इज़ गुड दैट यू, बाय यू है ना, तो इंटरचेंज होंगे। तो इट इज़ गुड दैट यू, अब ये देखिए ये कैन है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इट इज़ गुड दैट यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़ विद सच क्लैरिटी, तो ये बिल्कुल सही है इसका। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। तो देखिए कौन कर रहा है? मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो है वो आपके डूअर ऑफ द एक्शन है। प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर, तो क्या कर रहे हैं वो? एक्शन वर्ड क्या है आपका? प्ले। और क्या कर रहे हैं? अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए प्ले है तो इज़ बीइंग प्लेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो अ मेजर रोल इज़ प्लेड बाय द मार्केटिंग प्रोफेशनल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर, या फिर इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स अ मेजर रोल वॉज प्लेड। तो देखो वॉज तो आ ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स अ मेजर रोल हैज़ बीन भी नहीं आ सकता, तो आपका करेक्ट आंसर है ये। अ मेजर रोल इज़ प्लेड बाय द मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स। अब अगर इसको मैं इस तरह से लिखती, इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स कॉमा अ मेजर रोल इज़ प्लेड बाय द मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, तो वो भी ठीक होता, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द नेशनल एंथम इज़ बीइंग संग बाय जेसन। तो देखिए बाय जेसन है, क्या सिंग हो रहा है? नेशनल एंथम। तो रिसीवर पहले है, डूअर बाद में है, तो ये किस में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव बनाना है। तो बीइंग संग आया है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यानी सिंगिंग आएगा इसके एक्टिव में। तो जॉन वॉज नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट है, तो जॉन नहीं, जेसन इज सिंगिंग द नेशनल एंथम। ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट। तो ग्रिड फेलियर्स ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट, तो एक्टिव वर्ब क्या है? ब्रिंग्स। सब्जेक्ट क्या है? ग्रिड फेलियर। और रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? 500 ट्रेन्स। अब देखिए हॉल्ट भी आपका एक एक्शन वर्ब हो सकता है, लेकिन जो मेन वर्ब है आपका इसमें वो है ब्रिंग्स, तो ब्रिंग का आपको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। तो 500 ट्रेन्स, आर बीइंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। 500 ट्रेन्स आर ब्रॉट टू अ हॉल्ट बाय ग्रिड फेलियर, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका।
डू ऑल दी नेसेसरी टेस्ट सून। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर्स कहते हैं ये बात, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट पास की गई है। डू ऑल दी नेसेसरी टेस्ट सून, तो ये लेट से शुरू होगा इसका पैसिव। तो लेट ऑल दी नेसेसरी टेस्ट्स बी डन सून, तो ये इसका आंसर होगा। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो आई रिमेंबर तो यूं का यूं आ जाएगा, क्योंकि पैसिव तो हमें इस पार्ट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि देम जो है टेकिंग मी टू द जू, तो देम आपका सब्जेक्ट है, टेकिंग मी आपका ऑब्जेक्ट है, और कहाँ ले जा रहे हैं, जू पे। अगेन उस पर ध्यान नहीं देना है, ऑब्जेक्ट है मी, तो इन दोनों में इंटरचेंज होना है। तो आई रिमेंबर, अब टेकिंग है तो कॉन्टिन्यूस है, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। अब बाय देम जो है वो ओमिट हो गया। क्यों ओमिट हो गया, क्योंकि देम है ना, देम की इम्पोर्टेंस नहीं है, देम अननोन है, तो इसलिए इसको आप ओमिट कर देंगे। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। अब अगर इस ऑप्शन में एक ये ऑप्शन भी होता, आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन, तो वो भी गलत होता। इस तरह के वर्ड्स जो हैं उन्हें भी ओमिट कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो आई रिमेंबर से क्लियर हो गया कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो दोबारा से माई सेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, माई सेल्फ कभी भी नहीं आता है। साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट स्मॉल आइलैंड्स वुड सिंक। तो अब जनरली जैसी स्टेटमेंट्स जब आ जाती हैं तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से डील किया जाता है। तो उस केस में आप जो है इट इज़ जनरली बिलीव्ड से शुरू करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें एक जनरल स्टेटमेंट आ जाती है तो वो इस तरीके से शुरू होती है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड। अगर आपको नहीं भी याद रहे तो भी आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शंस को आप कैंसिल करके और पता लगा सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। जैसे कि स्मॉल आइलैंड्स विल सिंक, तो विल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जनरली बिलीव तो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो विल तो यूज़ हो ही नहीं सकता। उसके बाद देयर इज़ अ जनरल बिलीफ, तो देखिए आपका एक्शन वर्ड क्या है, आपका एक्शन वर्ड जो है वो है बिलीव। तो बिलीव का बिलीव्ड होगा, ये अपने दिमाग में लगा लीजिए कि ये तो पक्का है, तो बिलीफ तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्मॉल आइलैंड्स आर बिलीव्ड टू सिंक बाय साइंटिस्ट, अब ये क्यों गलत होगा, ये इसलिए गलत होगा, आर बिलीव्ड टू सिंक हो गया, जबकि यहाँ क्या है, वुड सिंक। अब ये हमारा जो है मेन वर्ब नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये यूं का यूं रहेगा, तो ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये टू सिंक नहीं हो सकता। तो इट इज़ जनरली बिलीव्ड by scientists that small islands would sink, तो that small islands would sink, इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करना है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। तो देखिए अगर आपको ना भी समझ आए तो आप ऑप्शंस को ओमिट करके भी अपना आंसर पहचान सकते हैं। द पुलिस इज़ अनड्यूली हैरेसिंग मी, तो मी का हो जाएगा आई एम अनड्यूली हैरेस्ड बाय द पुलिस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, द पुलिस आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, कर क्या रही है, अनड्यूली कुछ नहीं कर रही, हैरेसिंग है आपका वर्ब, तो हैरेसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इज़ है ना यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, बीइंग हैरेस्ड होगा। तो इसमें बीइंग कहीं नहीं है, इसमें नहीं है। आई हैव बीइंग unduly harassed by the police, या फिर I am being unduly harassed by the police, तो दोनों में से कौन सा होगा, तो दोनों में से होगा I am being unduly harassed by the police। have नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ आपका परफेक्ट टेंस में आता है। तो I am being unduly harassed by the police। सीता लर्न्स हर लेसन क्विकली, तो हर लेसन्स जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट, तो हर लेसन्स आर लर्नड डेली बाय सीता। अब देखिए अगर इसमें ये भी होता, हर लेसन्स आर
learned by सीता डेली, तो वो भी ठीक होता। तो अगर बाई चांस आपको, और दोनों ऑप्शंस कभी नहीं आएंगे, तो बाई चांस इस ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन हो तो आप इसको टिक कीजिएगा। एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, तो जनरल स्टेटमेंट है, तो गुड मैन आर प्रेज्ड, ये भी सही है। गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन भी सही है। दोनों ऑप्शंस में कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, पर दोनों ही ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड या स्मोकिंग इज़ बीइंग प्रोहिबिटेड, क्या आएगा? तो देखिए, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट स्मोकिंग, वर्ब क्या है? प्रोहिबिटेड, वी प्रोहिबिट, तो वर्ब है प्रोहिबिट। स्मोकिंग जो है आपका मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो वर्ब जो है वो आपका है प्रोहिबिट, तो प्रोहिबिट जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं है, वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो बीइंग नहीं आएगा। इस स्मोकिंग से ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब आपका है प्रोहिबिट, तो स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। अब अगेन बाय अस नहीं आएगा, उसे आप ओमिट कर सकते हैं। दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज़ नोन टू ऑल, तो इस तरह में भी दोबारा से ध्यान दीजिए कि ऑल नो से शुरू होंगे, ये कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस होते हैं। तो ऑल नो दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, अब ये आएगा, या आएगा ऑल नो दैट द ब्रोथ इज़ स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स, तो इन दोनों में से क्या आएगा? तो इसमें से आएगा, क्या करना है अपने, दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो डूअर ऑफ द एक्शन क्या है? टू मैनी कुक्स, वर्ब, मेन वर्ब क्या है? स्पॉइल, क्या स्पॉइल कर रहे हैं? द ब्रॉथ, तो द ब्रॉथ पहले आएगा और इज़ स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स, तो ये आपका सही होगा। ऑल नो दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो आपका ये करेक्ट सेंटेंस है। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, तो अब काइंडली आ गया, तो काइंडली हो या प्लीज़ हो, तो आप हमेशा उसे करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, सिंपल है, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डील नहीं करना आता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सिखा रखा है। दे हैव कट ऑल दी टेलीफोन वायर्स, तो ऑल दी टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम, या ऑल दी टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट। अब देखिए, हैव बीन क्यों आया? क्योंकि ध्यान दीजिए, कट जो है वो कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, तो हैव कट जो है एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, तो इसलिए हैव बीन कट आएगा। अब बाय देम आएगा या नहीं आएगा? तो दोनों ही करेक्ट हैं, बाय देम लिखा हो तो भी करेक्ट है, ये लिखा हो तो भी करेक्ट है, और दोनों ऑप्शंस में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट बाय वन। अब ये अगर दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन सा चूज़ करेंगे? ये चूज़ करेंगे, बिकॉज ये तो ग्रामेटिकली ही गलत है। वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट बाय वन, तो ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है कुछ भी, तो इसलिए इस केस में ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये नहीं चूज़ करना है आपको, ये दिस इज़ द राइट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर चूज़ कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।